नमस्ते इन्वेस्टर्स। 5 सितंबर को मैंने अपने चैनल पे आपके साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर एनालिसिस वीडियो का पार्ट 1 शेयर किया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 6 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस किए थे जो सेमीकंडक्टर सेक्टर का पार्ट है। आज इस पार्ट 2 वीडियो में हम बचे हुए 6 और सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और थोड़ी बात ग्लोबल स्टॉक्स और सेमीकंडक्टर ETFs की भी करेंगे। तो चलिए वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने खत्म की थी और बात करते हैं हमारे स्टॉक नंबर 7 के बारे में, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप करंटली 1500 करोड़ के करीब है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 41% नीचे है। इस कंपनी का प्राइमरी बिजनेस LED वीडियो बोर्ड्स बनाना है जो रेलवेज, एयरपोर्ट, स्टेडियम्स एक्सेट्रा में यूज होते हैं और रेलवे से इनके बिजनेस का एक मेजर पोर्शन भी आता है। इनका FY25 का टोटल रेवेन्यू था 94.7 करोड़, जिसमें 40 करोड़ आया था रेलवेज के लिए PIS डिस्प्लेस बना के और 8 करोड़ बाकी LED प्रोडक्ट्स के क्लाइंट से, 11 करोड़ आया था मेडिकल अप्लायंसेस से और 3 करोड़ EV चार्जिंग बिजनेस से आया था और बाकी का रेवेन्यू आया था इनकी दुबई सब्सिडरी से यानी SOA इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग कंपनी, जो एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स की ट्रेडिंग कंपनी है। इसके अलावा कंपनी एक स्मार्ट मीटर प्रोटोटाइप पे भी काम कर रही है जिसके अप्रूवल्स फिलहाल पेंडिंग है। स्मार्ट मीटर बिजनेस का इंडिया में करंट मार्केट साइज 2500 करोड़ है और इसमें 2033 तक 15% CAGR की ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है और ये एक सेगमेंट है जो इस स्टॉक के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स में से एक है। बट ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत ही केओटिक है। कंपनी किस डायरेक्शन में ज्यादा फोकस्ड है इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और मैनेजमेंट ना क्वार्टरली प्रेजेंटेशन शेयर करती है, ना इन्वेस्टर्स के साथ कोई कॉन्फ्रेंस कॉल्स करती है। एनुअल रिपोर्ट्स में भी बहुत ही लिमिटेड डेटा अवेलेबल है और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। एक जगह एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि कंपनी को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बट किसी का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। करंटली एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और इसके ऊपर एक अलग से न्यूज आती है कि ये सेमीकंडक्टर में भी एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप्स के थ्रू और ये 11 सितंबर की न्यूज है कि ये वेफर प्रोडक्शन में एंटर कर रहे हैं। बट इस कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर में MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल होगा ये भी कोई खास क्लियर नहीं है और अभी सिर्फ MOU ही साइन हुआ है, ये कोई सॉलिड एग्रीमेंट नहीं है। एक और MOU इनका जुलाई में भी साइन हुआ था नियो सेमी नाम की कंपनी के साथ और लेटेस्ट न्यूज है कि ये अब नियो सेमी को ही एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं, जिसको इनको बोर्ड का अप्रूवल भी मिल चुका है। तो बेसिकली MIC इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है और अब सेमीकंडक्टर में भी ये एंटर करने जा रहे हैं, जो अभी 100% कंफर्म और फाइनलाइज नहीं है और एग्जीक्यूशन एंड टाइमलाइंस का भी आइडिया नहीं है और कंपनी इतना कम डेटा शेयर करती है कि अंदर की बात एग्जैक्टली हमें ढंग से कुछ पता ही नहीं है। तो ये स्टॉक बेसिकली एक एक्सट्रीमली हाई रिस्क स्टॉक है एंड इसके फ्यूचर पे कुछ भी कमेंट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। बट क्योंकि ये स्टॉक इतना ज्यादा रिक्वेस्ट किया गया था तो मैंने इसको कवर जरूर किया है। बट अब चलते हैं अगले स्टॉक पे जो है सिरमा SGS। सिरमा SGS एक EMS और ODM बिजनेस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। EMS का मतलब है दूसरी कंपनीज के लिए उन्हीं के डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना और ODM का मतलब है खुद डिजाइन क्रिएट करके प्रोडक्ट बनाना और उसको बेचना। ODM का एग्जांपल हुआ जैसे कोई टेक कंपनी खुद का स्मार्ट वॉच ब्रांड लॉन्च करना चाहती है तो सिरमा SGS अपना खुद का रेडीमेड स्मार्ट वॉच डिजाइन दे सकता है जिसको वो कंपनी अपने ब्रांड नेम के साथ मार्केट में बेच सकती है। बट इनका मेन बिजनेस EMS रिलेटेड ही है। अपनी EMS सर्विसेज से सिरमा SGS 5 इंडस्ट्रीज को सर्व करता है: ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल्स और IT एंड रेलवेज। और आप देख सकते हो कि इन सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर या पिछले साल भी काफी इनकंसिस्टेंट रही है, मतलब कोई क्लियर ग्रोथ पैटर्न नहीं है कि कौन सा सेगमेंट इनके लिए कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है या ग्रो कर रहा है। एनुअली देखा जाए तो FY25 तक कंपनी ने काफी अच्छा अपने ओवरऑल बिजनेस को ग्रो किया है, बट पिछले 2 क्वार्टर्स काफी कमजोर रहे जब ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू नीचे आ गया। बट कंपनी का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है और PE रेशियो भी 76 पे पहुंच चुका है और PE रेशियो एक टाइम पे 100 के भी ऊपर था, फिलहाल तो उससे काफी नीचे है। तो एज इन्वेस्टर्स अब हमें 3 चीजें देखनी है। पहला कि सेमीकंडक्टर से इस स्टॉक का क्या लेना देना है और इसमें ये कैसा परफॉर्म करेगा और इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और मैनेजमेंट की रेवेन्यू गाइडेंस कितनी है। तो सेमीकंडक्टर की बात पहले करते हैं और मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सिरमा सेमीकंडक्टर के 4 स्टेजेस में से किसी में
में भी इन्वॉल्व नहीं है, बट ये रिसेंटली CCL यानी कॉपर क्लैड लैमिनेट्स में एंटर कर रहे हैं और इंडिया की लार्जेस्ट PCB फैक्ट्री भी सेटअप कर रहे हैं जो FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। और CCL एक बेस मटेरियल होता है जिसमें एक तरफ कॉपर चिपका होता है और नीचे इंसुलेटर जैसे फाइबर ग्लास, और इससे बनता है PCB जिसमें कॉपर को कट करके सर्किट के रास्ते बनाए जाते हैं जहां से करंट फ्लो कर सके और सेमीकंडक्टर चिप को बाकी कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट कर सके। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में CCL के बिना PCB बोर्ड्स पॉसिबल ही नहीं है और PCB बोर्ड्स के बिना सेमीकंडक्टर यूजफुल ही नहीं है। बेसिकली सेमीकंडक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड सिरमा कुछ भी नहीं कर रहा है, बट इंडिया की सेमीकंडक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन को और रेजिलिएंट और लेस इंपोर्ट डिपेंडेंट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। और कंपनी की करंट ऑर्डर बुक 5400 करोड़ की है जो इनके करंट एनुअल रेवेन्यू का 1.5 टाइम्स है एंड शॉर्ट टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और मैनेजमेंट भी क्लेम कर रही है कि इनका बिजनेस FY26 में 30 से 35% से ग्रो करना चाहिए और इन्होंने कहा है कि EBITDA मार्जिन 8.5 to 9% रहना चाहिए जो करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के काफी क्लोज है। तो हम नेट प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 30% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY26 में। तो जो ये कंपनी 75x का PE वैल्यूएशन एंजॉय कर रही है, इसके ड्राइवर्स हैं शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो इनके न्यू PCB फैक्ट्री से इनको मिलेगी और ये FY27 में ऑपरेशनल होगा। तो बेसिकली सिरमा एक सेमीकंडक्टर स्टॉक नहीं है, बट इसकी ग्रोथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से को रिलेटेड है बट डिपेंडेंट नहीं है। और वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में तो जस्टिफाई कर भी सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने के लिए हमें इस स्टॉक को काफी ज्यादा और डीप जाके एनालाइज करना पड़ेगा। अब चलते हैं स्टॉक नंबर 9 पे जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और इस कंपनी के बारे में जो पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि ये एक हाई ग्रोथ बिजनेस है। पिछले 10 सालों से इन्होंने अपने बिजनेस को 40 to 50% CAGR के रेट से ग्रो किया है और सेल्स ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका साथ दे रहा है। लेकिन 5 साल पहले डिक्सन एक स्मॉल कैप कंपनी थी 4000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ, और अब एक इंडस्ट्री लीडिंग लार्ज कैप प्लेयर है 1,10,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। डिक्सन इंडिया का सबसे बड़ा EMS प्लेयर है। ये दूसरे ब्रांड्स जैसे सैमसंग, Xiaomi, मोटरोला, बोट, फिलिप्स जैसे ब्रांड्स के लिए उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। करंटली मोबाइल फोन्स इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है, बट ये बाकी सेगमेंट्स जैसे LED टीवीज, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्मार्ट वॉचेस, टेलीकॉम और IT हार्डवेयर जैसी दूसरे सेगमेंट्स में भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप ये टेबल देखो और बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि कंपनी की जो भी ग्रोथ आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन डिवीजन से आ रही है। बाकी सब या तो नीचे जा रहे हैं या एकदम फ्लैट हैं। और रिसेंटली इनका वीवो के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है जिससे इनकी मोबाइल फोन प्रोडक्शन 20-25 मिलियन यूनिट से FY26 एंड तक बढ़ सकती है। और बिना वीवो के भी इनका टारगेट है 14 मिलियन मोबाइल फोन यूनिट्स का। और अनफॉर्चुनेटली लोग डिक्सन को सेमीकंडक्टर स्टॉक बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिक्सन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से क्लोजली लिंक्ड है क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। और दूसरी कंपनीज अगर डोमेस्टिकली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या चिप टेस्टिंग में जाएंगी तो इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट मिलेगा। बट डिक्सन को EMS बिजनेस की तरह ही एनालाइज करना चाहिए और एक EMS बिजनेस के फॉर्म में डिक्सन अच्छा ही ग्रो कर रहा है। करंटली स्टॉक प्राइस अपने दिसंबर 2024 लेवल पे है, बट दिसंबर में ये स्टॉक 200 प्लस PE रेशियो पे था और आज 135 पे है। तो रिलेटिवली स्पीकिंग सेम प्राइस पे होने के बावजूद भी आज ये स्टॉक 65 पॉइंट्स बेटर वैल्यूड है। बस अब आपको देखना है कि क्या कंपनी में इतना फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है कि आज के 135 के PE को जस्टिफाई कर सके, क्योंकि इतने PE को जस्टिफाई करने के लिए 50% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ रेट फिगर चाहिए। और मैनेजमेंट की टोन तो फिलहाल काफी कॉन्फिडेंट है, स्पेशली अपने मोबाइल फोन बिजनेस और एक्सपोर्ट्स बिजनेस को लेकर। और स्टॉक करंटली अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे भी है जो कि एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो टेक्निकली ये कुछ टाइम तक एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मोमेंटम एंजॉय कर सकता है। अब चलते हैं स्टॉक नंबर 10 पर जिसके बारे में काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, और इस स्टॉक का नाम है इज्मो लिमिटेड। वैसे तो इज्मो का कोर बिजनेस ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर एंड रिटेल CRM है। बेसिकली ये ऑटो डीलर्स को सेल्स, सर्विस और कस्टमर सपोर्ट के लिए अपना CRM सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे देते हैं। इज्मो स्टूडियो इनका मीडिया डिवीजन है जहां वो कार कंपनीज को CGI इमेजेस, 3D वर्चुअल शोरूम्स और VR कंटेंट प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग और सेल्स के लिए। फ्रॉग डेटा एक AI बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो डीलरशिप्स को डेटा इंसाइट्स, प्राइसिंग टूल्स और प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। नॉर्थ अमेरिका इनके रेवेन्यू का मेजर कंट्रीब्यूटर है 71% रेवेन्यू के साथ, फिर
यूरोप 18% पे और लास्ट में इंडिया 11% पे। और जो सेमीकंडक्टर बिजनेस इज्मो माइक्रो सिस्टम्स के नाम से है, वो अभी इनके रेवेन्यू में 4% का बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन करता है, बट पिछले 1.5 महीने की 170% रैली के लिए यही जिम्मेदार है। इज्मो माइक्रो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग बिजनेस है। लास्ट क्वार्टर इज्मो माइक्रो ने कंपनी के टोटल रेवेन्यू में बस 2.4 करोड़ कंट्रीब्यूट किया था, बट मैनेजमेंट का टारगेट है इसे 3 साल में 200 करोड़ तक ले जाना। एंड इनके करंट सेमीकंडक्टर बिजनेस का ऑर्डर बुक साइज 25 करोड़ का है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो इज्मो लिमिटेड का पीई रेशियो है 29, करंट एनुअल रेवेन्यू है 225 करोड़ और इतना ही रेवेन्यू 3 साल में होपफुली सिर्फ सेमीकंडक्टर बिजनेस से आएगा। और एग्जिस्टिंग बिजनेस का रेवेन्यू ऑलरेडी 17 to 19% CAGR से इंप्रूव हो ही रहा है। तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस 15% प्लस का ग्रोथ रेट मेंटेन करे और सेमीकंडक्टर बिजनेस 200 करोड़ पे पहुंच जाए, तो फिर आज का 30 का पी रेशियो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। बस कंडीशन ये है कि मैनेजमेंट अपने विजन को एग्जीक्यूट कर पाए, और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट फिलहाल आपको मैनेजमेंट की बात पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, और ये बिल्कुल भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और अब चलते हैं स्टॉक नंबर 11 पे, जो एक अनलिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी का नाम है पॉलीमा टेक। पॉलीमा टेक एक इंडियन ऑप्टो सेमीकंडक्टर कंपनी है। ऑप्टो सेमीकंडक्टर्स वो चिप्स होते हैं जो लाइट को जनरेट या सेंस करते हैं, जैसे एलईडीज, लेजर डायोड्स या ऑप्टिकल सेंसर्स। पॉलीमा टेक इनका यूज एलईडी लाइटिंग, ऑटोमोटिव हेडलैम्प्स, मेडिकल डिवाइसेस और हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए करती है। बेसिकली पॉलीमा टेक उन स्पेशल चिप्स का एक्सपर्ट है जो लाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। कंपनी अपने ग्रोथ के स्टार्टिंग डेज में है, इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन अनलिस्टेड होने की वजह से बहुत ही लिमिटेड डेटा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। पॉलीमा टेक का आईपीओ अनाउंस तो हो चुका है, बट इसके आईपीओ के डेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करने का यही सबसे बड़ा रिस्क है कि इसमें पैसे फंस जाते हैं अगर आईपीओ डिले हो जाता है या होता ही नहीं है तो। फॉर एग्जांपल 2025 अप्रैल में इनका आईपीओ प्लान था, बट अब पोस्टपोन हो चुका है और FY26 में कभी होने वाला है। अभी इन्होंने DRHP भी फाइल नहीं किया है, तो जो लोग इस स्टॉक में अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। और वैसे भी ये स्टॉक बहुत ही कम अनलिस्टेड प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, बट जब ये लिस्ट हो जाएगा तो ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर स्टॉक होगा जिसको डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अब चलते हैं स्टॉक नंबर 12 पे, जिसको लोग अक्सर सेमीकंडक्टर स्टॉक बोलते हैं। तेजस नेटवर्क्स एक इंडियन कंपनी है जो टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाती है। सिंपल शब्दों में ये वो डिवाइसेस और सिस्टम्स बनाती है जो इंटरनेट और फोन नेटवर्क चलाने के लिए यूज होते हैं, जैसे 4G 5G टावर्स के लिए इक्विपमेंट, ब्रॉडबैंड के लिए राउटर्स और ऑप्टिकल फाइबर के लिए स्पेशल मशीन्स। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तेजस खुद कोई लार्ज स्केल चिप मैन्युफैक्चरर नहीं है, लेकिन उनका काम सेमीकंडक्टर के बिना पॉसिबल नहीं है। उनके 4G 5G रेडियोस, ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल प्रोडक्ट सब हेवीली चिप बेस्ड होते हैं। ऊपर से कंपनी खुद भी अपने कुछ स्पेशलाइज्ड चिप्स डिजाइन कर रही है, जैसे एक डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M चिपसेट जो डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट सिग्नल को मोबाइल या लैपटॉप तक ला सकता है। ऐसा करने से तेजस थोड़ा और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है, बट मैं फिर भी कहूंगा तेजस नेट एक सेमीकंडक्टर स्टॉक नहीं है। तेजस नेट का FY25 का रेवेन्यू अचानक से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से इंक्रीज हो गया था, और इसका रीजन था BSNL 4G मेगा प्रोजेक्ट। BSNL ने लगभग 1 लाख 4G साइट्स डिप्लॉय करने के लिए TCS को सिस्टम इंटीग्रेटर बनाया, और TCS ने इक्विपमेंट सप्लाई के लिए तेजस को चूज किया। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन टाइम रेवेन्यू बूस्ट था, जिसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम 1 साल में ही एग्जीक्यूट हो गया। फिलहाल कंपनी के पास अभी भी BSNL के लिए 18,000 प्लस एडिशनल साइट्स यानी लगभग 1500 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन में है, बट 1500 करोड़ इनके FY25 रेवेन्यू का 1/5 भी नहीं है। और इस 1500 करोड़ के इनकमिंग ऑर्डर के अलावा तेजस नेट के पास 1240 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है, और इनकी ऑर्डर बुक की लाइफ यूजुअली कम होती है, मैक्स 3 to 4 क्वार्टर्स। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 2700 करोड़ की क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, बट FY25 का BSNL बल्क ऑर्डर रेवेन्यू ग्राफ एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की ट्रेजेक्टरी को ऑलरेडी खराब कर चुका है। अभी कंपनी का पी रेशियो 60 है 175 करोड़ के TTM प्रॉफिट के बेसिस पे। बट अगर हम FY25 को इग्नोर करते हैं और अज्यूम करते हैं कि इस साल की ग्रोथ FY24 पे आएगी, मतलब रेवेन्यू 2400 से 27 या 2800 करोड़ हो जाएगा, जो ऑर्डर बुक से मैच भी करता है, उस केस में प्रॉफिट 70 से 100 करोड़ के बीच में होना चाहिए। और इस वजह से करंट प्राइस पे इस पी रेशियो को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट स्टॉक अब
अब अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आके एक बाउंस लेता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा लाइकली है कि स्टॉक अब अपने पुराने पाथ पे मतलब बीएसएनएल मेगा ऑर्डर से पहले जो इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी उसमें वापस आ जाएगा। अब एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं ये हमें एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ कंफर्म हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी 12 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की डिस्कशन खत्म होती है। आपको अभी तक आइडिया लग ही गया होगा कि काफी सारे स्टॉक्स ट्रू सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं और कुछ सिर्फ सेमीकंडक्टर की साइडलाइंस पे हैं। तो अगर आप सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि हर इंडियन स्टॉक जिसको सेमीकंडक्टर स्टॉक बोला जा रहा है वो एक्चुअल में कुछ और ही बिजनेस करता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज की। आज एनवीडिया, एप्पल, एएमडी, क्वालकॉम वर्ल्ड के 4 सबसे बड़े चिप मेकर्स हैं, बट इन सभी के लिए जो कंपनी फैब्रिकेशन का काम कर रही है वो है टीएसएमसी। अगर आपको पहली वीडियो याद हो तो पता होगा कि फैब्रिकेशन सबसे डिफिकल्ट और क्रूशियल स्टेप है और इस स्टेप पे जो कंपनी इन्वॉल्व है वो है टीएसएमसी, जो इन चारों कंपनीज के चिप्स को फैब्रिकेट करती है। इवन इंटेल के काफी चिप्स को टीएसएमसी फैब्रिकेट करती है और इंटेल को छोड़ के ये सारी ही कंपनीज बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं। सब ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू पे हैं और इनके स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड इन जनरल सभी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में 100% ट्रू सेमीकंडक्टर स्टॉक्स चाहिए तो आपको एनवीडिया, एएमडी, एप्पल, टीएसएमसी जैसी कंपनीज को कंसीडर करना चाहिए। और मैं एप्पल को इस लिस्ट में इसलिए रखता हूं क्योंकि एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स में इनके अपने चिप्स लगते हैं। ये एनवीडिया या इंटेल के चिप्स यूज नहीं करते हैं और एप्पल के चिप्स इंडस्ट्री बेंचमार्क्स में काफी अच्छा भी परफॉर्म करते हैं और एप्पल का ओवरऑल बिजनेस तो अच्छा है ही। एंड इन यूएस स्टॉक्स में आप वेस्टेड और आईएनडी मनी जैसे ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। मैं खुद वेस्टेड यूज करता हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बट मैक्सिमम लोगों के लिए इंडिया में अलग से स्टॉक्स पोर्टफोलियो मेंटेन करना और फिर यूएस में अलग से मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। फाइनेंशियल और बजट रिस्ट्रिक्शन भी है और ऊपर से इतना टाइम सबके पास नहीं है कि दो अलग अलग मार्केट में मल्टीपल स्टॉक्स को ट्रैक कर सके। इसलिए मैं मैक्सिमम लोगों को सेमीकंडक्टर ईटीएफ्स या टेक ईटीएफ्स के बारे में बताता हूं। सबसे पॉपुलर सेमीकंडक्टर ईटीएफ है SOXX जो पिछले 5 साल में 163% ऊपर आ चुका है यूएस डॉलर की टर्म्स में। इसमें टोटल 36 कंपनीज हैं और मैक्सिमम सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज हैं। इसमें आपको एनवीडिया, एएमडी, क्वालकॉम, टीएसएमसी और एएसएमएल जैसे पॉपुलर नाम सब मिल जाएंगे। और आपको ईटीएफ के प्राइस से घबराना नहीं है। यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स को अगर आप वेस्टेड या आईएनडी मनी के थ्रू खरीद रहे हो तो आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो। एक पूरा शेयर लेने की या उसके मल्टीपल्स में लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको यूएस में सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्ट करना है तो सेमीकंडक्टर ईटीएफ जिसमें थोड़ा रिस्क कॉन्सेंट्रेटेड होता है उससे बेटर है एक टेक ईटीएफ जैसे XLK। XLK में टोटल 70 प्लस स्टॉक्स हैं और इसमें सारी बड़ी टेक कंपनीज हैं जिसमें सेमीकंडक्टर स्टॉक्स भी हैं जैसे एनवीडिया, क्वालकॉम, एएमडी, पेलांटीर जैसे साइबर सिक्योरिटी कंपनीज भी हैं और अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे टेक कंपनीज भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपको यूएस टेक इंडस्ट्री का एक्सपोजर चाहिए XLK एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और ये बस नाम के लिए यूएस टेक ईटीएफ है। इसकी 90% कंपनीज ग्लोबल है जिनका पूरी दुनिया से रेवेन्यू आता है। और अब इस पूरी वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। इंडिया आज सेमीकंडक्टर स्पेस में पीछे है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और इसमें कुछ जेन्युइन कंपनीज बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और कुछ कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर वेव का फायदा उठा रही हैं, बट रियलिटी में इनका सेमीकंडक्टर से कोई लेना देना है ही नहीं। और सेमीकंडक्टर बिजनेस होना मतलब ये नहीं कि स्टॉक अच्छा हो गया, आपको उसे नॉर्मल बिजनेस की तरह ही एनालाइज करना चाहिए और वैल्यूएशन का खास ध्यान रखना चाहिए। और यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी इंडिया में कोई फैब्रिकेशन या चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है और इंडिया में एनवीडिया या टीएसएमसी जैसी कंपनीज कब आएंगी कुछ नहीं पता, बट यूएस मार्केट में ये अवेलेबल है और एज इन्वेस्टर्स हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। और इसी के साथ पार्ट 2 यहां पे खत्म होता है। आप मुझे जरूर बताना कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए गए 12 स्टॉक्स में से आपका सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज या कंसर्न्स हैं तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।